Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture series of Mathematical Methods Chapter 7 Inner Product Spaces. आज के लेक्चर्स की जो आउटलाइंस हैं, हम आज एग्जाम्पल 2 ऑन पेज 282, एग्जाम्पल 3 ऑन पेज 283 और एग्जाम्पल 4 ऑन पेज 284 को कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इनर प्रोडक्ट स्पेस को प्रिसाइज वे में डिफाइन किया था और उसके 1 से 2 रिमार्क्स हमने लिखे थे, कुछ उसकी प्रॉपर्टीज को देखा था और वेक्टर स्पेस की जो डेफिनेशन है हमने उसको भी क्या किया था, रिवाइज किया था। तो आज के लेक्चर में हम कुछ इनर प्रोडक्ट स्पेसिस की एग्जांपल्स को प्रूव करेंगे, यानी कि कोई वेक्टर स्पेस लेंगे और उसके ऊपर हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, ठीक है, और कोशिश करेंगे कि वो फंक्शन उन 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा जो कि हमने इनर प्रोडक्ट स्पेस के लिए ट्रू मानी थी। ठीक है, तो टारगेट क्या होता है कि आप एक ऐसा फंक्शन लो v क्रॉस v से v तक जो कि 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे। जब भी किसी वेक्टर की अपने आप के साथ उस फंक्शन के तहत आप डील करवाएं तो नॉन नेगेटिव हो, और अगर आंसर 0 आता है तो इसका मतलब वो वेक्टर खुद 0 है। तीसरा था कि अगर आप प्लेसेस को चेंज करेंगे आर्ग्यूमेंट्स की तो कंजुगेट आएगा दूसरी तरफ। और लास्ट वन कि अगर a कोई एलिमेंट है फील्ड का और b भी कोई एलिमेंट है फील्ड का, तो इस केस में आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस b टाइम्स u w। ये 4 प्रॉपर्टीज थी जिनको लेकर के हम चले थे। तो आज इन्हीं 4 प्रॉपर्टीज के थ्रू हम अपनी फर्दर एग्जांपल्स को प्रूव करेंगे। सो बिफोर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं एग्जांपल्स को स्टेट करता जाता हूं, एग्जांपल 2 को, और जल्दी से हम उसको प्रूव करते हैं। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2। लेट v be, और हम ये बात बता चुके हैं कि अब हम वही वेक्टर स्पेसेस लेंगे जिनकी फील्ड्स सेट ऑफ रियल नंबर्स होती हैं। ठीक है, ये बात हमने कर दी थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या काम मजीद किया जाना चाहिए। तो हम इस बार वेक्टर स्पेस ले रहे हैं n क्रॉस 1 मैट्रिसेस की, और R। अब ये वेक्टर स्पेस बनाती है, मैं इसको वेक्टर स्पेस प्रूव नहीं करूंगा। ये एडमिटेड फैक्ट है यहां पर कि n क्रॉस 1 मैट्रिसेस कौन सी होंगी, जिनमें n रोज होंगी और 1 कॉलम होगा, यानी ये कॉलम मैट्रिसेस ली जा रही हैं। ठीक है, कॉलम मैट्रिसेस ली जा रही हैं। अब इस वेक्टर स्पेस के अगेंस्ट एक फंक्शन हमें डिफाइन करना चाहिए, ठीक है, जो उस फंक्शन वो फंक्शन अगर उन 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा तो हम वहां से ये कह सकते हैं कि आपका जो फंक्शन है वो एक इनर प्रोडक्ट देता है v के ऊपर। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि वो फंक्शन क्या है। डिफाइन इनर प्रोडक्ट की मुनासबत से ये नोटेशन यूज की जाती है। 2 वेरिएबल फंक्शन है और बताया था कि इसकी डोमेन क्या है, v क्रॉस v से लेकर के f तक, और f यहां पर क्योंकि आपकी वेक्टर स्पेस R के ऊपर है तो आपकी फील्ड कौन सी होगी, R। और हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, अब देखें इस फंक्शन की जो इनपुट है वो v के एलिमेंट्स हैं, यानी पहला कोऑर्डिनेट भी v का होगा, दूसरा भी v का होगा, क्योंकि डोमेन v क्रॉस v है। और एलिमेंट्स की नेचर क्या है, n क्रॉस 1 मैट्रिसेस, यानी कि कॉलम मैट्रिसेस जिसमें n रोज हैं और सिर्फ एक कॉलम है। तो अगर मैं आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स को C1 और C2 का नाम दे दूं, तो अब C1 से मुराद क्या है, C1 से मुराद एक कॉलम मैट्रिक्स है x1 x2 अप टू xn। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये एक कॉलम मैट्रिक्स लिखी है क्योंकि C1 एक कॉलम मैट्रिक्स है, क्योंकि C1 एक n क्रॉस 1 मैट्रिक्स है और C1 क्योंकि v का एलिमेंट है तो इसलिए वो ऐसा लिखा जा रहा है। और इसी मुनासबत से C2 को हम क्या लिखेंगे, y1 y2 अप टू yn।
अब क्योंकि ये इसको लिखना जो है वो उसमें इतनी ज्यादा कंफर्टनेस महसूस नहीं करता बंदा, तो आप अच्छे से जानते हैं कि कॉलम मैट्रिक्स को किसी भी रो मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के तौर पर भी लिखा जा सकता है। बिकॉज इसका ट्रांसपोज लेंगे तो जो रोज होती हैं वो कॉलम्स में तब्दील हो जाएंगी। तो अब एक ही रो है तो वो एक कॉलम बन जाएगा, और वहां पर यहां पर n कॉलम्स थे, तो फिर जब वो वापस जाएगा ट्रांसपोज लोगो लेके तो वो n रोज में कन्वर्ट हो जाएगा। आई थिंक इट्स वेरी इजी, क्योंकि ट्रांसपोज का मतलब ही क्या होता है कि आप क्या कर रहे हैं, कॉलम्स को रोज में तब्दील कर रहे हैं और वाइस वर्सा। तो मैं अभी तक मैंने फंक्शन की डेफिनेशन नहीं लिखी, फंक्शन की डेफिनेशन यहां लिखी जाएगी। तो मैं कहता हूं कि C1 और C2 जब पुट किए जाते हैं इस फंक्शन में, तो ये फंक्शन कैसे रिएक्ट करता है, ये C1 आ गया, ये C2 आ गया, फिर उन्हीं को मॉडिफाइड फॉर्म में लिख दिया। तो वो डेफिनेशन ये कहती है कि इनकी जो ये फंक्शन ये बता रहा है कि C1 और C2 को ऑपरेट करके ये क्या जवाब देता है, ये जवाब देता है डिटर्मिनेंट ऑफ C1 ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय C2 ट्रांसपोज। यानी कि C1 मैट्रिक्स का जो भी ट्रांसपोज आएगा उस ट्रांसपोज को आप जरब देंगे C2 मैट्रिक्स से, और C2 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो जब दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट होगा तो उस ऑब्वियसली वो उसके डिटर्मिनेंट अगर वो स्क्वायर आएगा, जो कि डेफिनेटली आएगा, हम देखते हैं कैसे आएगा। बिकॉज अगर आप गौर करें, सबसे पहले तो मैट्रिसेस में ये देखना चाहिए कि क्या वो कंफर्टेबल है मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से, कंफर्मेबल है मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से। C1 का ऑर्डर क्या है, C1 का ऑर्डर है आपके पास n क्रॉस 1, तो C1 ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 क्रॉस n, और C2 जो है वो उसका ऑर्डर आपके पास कितना लिखा हुआ है, उसका ऑर्डर है n क्रॉस 1। तो आप अच्छे से जानते हैं कि अगर नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स अगर नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस पॉसिबल हो जाती है, और रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा 1 और 1। यानी कि इनको जब आप जरब देंगे तो आपके पास 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स का एक 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स आएगा। इसका मतलब है उसमें एक ही एलिमेंट पड़ा हुआ है, और उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, मिसाल के तौर पे अगर आपके पास ये एक मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट वापस 7 ही होगा। ये इसी तरीके से डिफाइन किया जाता है, बिकॉज यहां आप वो डेफिनेशन अप्लाई नहीं कर सकते माइनस या कोफैक्टर्स वाली, या इवन जो मैट्रिक एफ मैट्रिक की जो होती है कि डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करके माइनस करें, तो यहां तो कोई डायगोनल ही नहीं है। तो सिंगल एलिमेंट अगर किसी मैट्रिक्स में पड़ा हुआ है तो उसका डिटर्मिनेंट वापस वही एलिमेंट होगा, तो यहां जवाब में वही एलिमेंट लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो लेट्स सी कि क्या C1 और C2 की प्रोडक्ट इस अंदाज में जब ली जाए इस फंक्शन के थ्रू, तो क्या वो आपको इनर प्रोडक्ट देती है या नहीं, दैट्स द क्वेश्चन। तो इसको प्रिसाइसली स्टेट कर लेते हैं हम। Define this by this: for all C1, C2 belongs to the vector space of n cross 1 matrices. Prove that कि ये एक इनर प्रोडक्ट है V के ऊपर। Prove that is an inner product space। ये एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है, और इनर प्रोडक्ट स्पेस कब बनेगी, जब ये V के ऊपर एक इनर प्रोडक्ट दे दे। सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो सोल्यूशन में सबसे पहले कंडीशन 1 को हमने देखना है। कंडीशन 1 क्या है कि किसी भी वेक्टर का अपने आप के साथ उस फंक्शन के तहत जब ऑपरेट किया जाएगा, यानी उसकी अपने आप के साथ जो प्रोडक्ट है गिवन मैनर में, वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखें वेक्टर्स जो हैं वो एक जनरल टर्म बन चुकी है। अब वेक्टर्स कोई वो वाले वेक्टर्स नहीं रहे कि जो किसी प्लेन के अंदर आप मतलब कि ड्रॉ करते थे कि जी एक पोजीशन वेक्टर भी होता था कि जिसकी जो है वो
टेल ओरिजिन पर हो और वो आर्बिट्रेरी मतलब उसकी डायरेक्शन में जा रहा हो, कहीं भी उसका मैग्नीट्यूड हो। अब वो डिस्कशन सारी जनरलाइज हो गई है। अब एक पॉलिनोमियल भी वेक्टर हो सकता है, एक फंक्शन भी वेक्टर हो सकता है, आपके पास सीक्वेंस भी वेक्टर हो सकता है। आगे चल के ये एग्जांपल्स आती हैं, मगर वो डेफिनेटली वेक्टर स्पेस के अंदर सारी चीजें प्रूव की जाती हैं। यहां जो टारगेट है वो वेक्टर स्पेस से आगे उस वेक्टर स्पेस पे कोई प्रोडक्ट डिफाइन करने का है, जिसको हमने इनर प्रोडक्ट कहा हुआ है। तो हम कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लेते हैं, लेट v का कोई एलिमेंट ले लेते हैं और उसकी अपने आप के साथ प्रोडक्ट देखते हैं क्या वो नॉन नेगेटिव आती है या नहीं आती। तो C1 C2 मैंने वहां पर कह दिया था, तो कोई हर्ज नहीं है, तो आप उसको बेशक C कह दें। लेट C बिलोंग्स टू कैपिटल V सच दैट, अब वो C कोई n×1 मैट्रिक्स होगी हमारे पास, C1 C2 अप टू Cn। देन तो हम देखते हैं क्या अपने आप के साथ इसका प्रोडक्ट नॉन नेगेटिव होता है या नहीं होता। तो डेफिनेशन क्या थी, पहले का ट्रांसपोज और दूसरा एज इट इज मल्टीप्लाई करके उनका डिटर्मिनेंट लेना है आपने। अब C1 ट्रांसपोज क्या बनेगा, वेरी सिंपल, C1 C2 अप टू Cn, और C एज इट इज लिख दें, C1 C2 अप टू Cn। ओके, तो हम देखते हैं ये क्या चीज बनती है, जो डिटर्मिनेंट, मतलब अब ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मैट्रिसेस की मल्टीप्लीकेशन यू नो, C1 टाइम्स C1 C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस अप टू प्लस Cn स्क्वायर। अब देखिए ये एक ऐसी मैट्रिक्स आई है जिसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है, यानी कि इसमें एक एलिमेंट है। तो ऐसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वापस वही एलिमेंट आ जाएगा। अब देखें ये स्केयर्स ऐड हो रहे हैं और ये C1 C2 बेसिकली ये सारे जो एंट्रीज आपने इस सिस्टम के अंदर मानी भी है मैट्रिसेस के अंदर, वो रियल नंबर्स हैं। तो रियल नंबर्स का जो स्केयर है वो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो इसका मतलब कि ये इन जनरल ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, बिकॉज स्केयर्स का जो सम है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, वो इन जनरल हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। नॉन नेगेटिव मींस या 0 होगा या स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होगा। तो कंडीशन 1 आपके पास क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है। It implies C1 is true. ओके, अब कंडीशन 2 आपके पास क्या कहती है, कंडीशन 2 में ये होना चाहिए कि आप किसी तरीके से ये प्रूव करें कि अगर वेक्टर का अपने आप के साथ प्रोडक्ट 0 है तो ये तभी मुमकिन है जब वेक्टर खुद 0 हो। यानी अगर प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब वेक्टर 0 है, और अगर वेक्टर 0 है तो इसका मतलब वो प्रोडक्ट 0 है। तो अदर टू वे राउंड बात आपने करनी होती है। तो लेट C बिलोंग्स टू कैपिटल V बी सच दैट कि उसका अपने आप के साथ जो प्रोडक्ट है वो 0 आए। तो ये चीज कब होल्ड करेगी, इफ एंड ओनली इफ कि इसकी जो डेफिनेशन थी डिटर्मिनेंट ऑफ C1 ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय C वो 0 के बराबर हो। ठीक है, अब पिछली एग्जांपल में हमने देखा कि डिटर्मिनेंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ C ट्रांसपोज C जो है वो किसके बराबर आता है, वो C के एंट्रीज उसी अंदाज में ले ली जाए, तो मैं अगर स्टेप्स दोबारा ना करूं तो ये आपको यही चीज मिलेगी। ओके, और ये किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर। तो स्केयर्स का सम कब 0 हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ तब जब वो सब के सब इंडिविजुअली 0 के बराबर हो। और ये कब मुमकिन है, किसी भी चीज का स्केयर कब 0 होता है, रियल नंबर का स्केयर कब 0 होता है, जब वो खुद 0 होता है। तो यहां से क्या पता चला कि अगर C1 C2 Cn ये सब के सब आपस में 0 हो गए, तो यानी इससे पता चला कि C1 C2 up to Cn, यहां से ये बात लिखी जा सकती है कि ये एक 0
मैट्रिक्स है और क्योंकि ये इस तरह की मैट्रिक्स को यहां वेक्टर्स कहा गया है तो ये 0 के बराबर है, ये उस वेक्टर स्पेस का 0 है। ठीक हो गया? ओके। अब ये क्या चीज है? ये तो कैपिटल सी है, इट इंप्लाइज कैपिटल सी इज 0, देयरफॉर इसका मतलब है कि सी की सी के साथ प्रोडक्ट 0 है इफ एंड ओनली इफ सी खुद 0 है। सो कंडीशन 2 इज ट्रू, कंडीशन 2 ट्रू होगी। नाउ हम कंडीशन 3 को देखेंगे। कंडीशन 3 हम देखते हैं। हमने ये कहा था कंडीशन 3 में कोई से भी दो वेक्टर्स हों तो अगर आप फील्ड रियल नंबर्स की यूज कर रहे हैं तो उनकी जगह चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम देखते हैं कि क्या कोई डिफरेंस आता है। लेट कंडीशन 3, लेट C1 C2 बिलोंग्स टू कैपिटल V बी सच दैट C1 से क्या मुराद है? C1 से मुराद आप ले लो C1 C2 अप टू Cn। ठीक हो गया? पीछे आप C को ये कह चुके हैं, आई डोंट थिंक कोई ऐसा इश्यू है। मतलब अब आप एक नई प्रॉपर्टी प्रूव कर रहे हैं तो इससे कोई ऐसा डिफरेंस नहीं बनता, वो उस प्रॉपर्टी के लिए वैलिड था, वहां आपने इसको C कह दिया था, अब ये C1 आप कहते हैं। कि कोई भी नाम दिए जा सकते हैं, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। और C2 जो है इसको C1 डैश C2 डैश अप टू Cn डैश कहते हैं। ठीक है? अब हम किसी तरीके से देखते हैं कि C1 और C2 की जो प्रोडक्ट है एक दूसरे के साथ, उस फंक्शन के तहत क्या वो आपको C2 और C1 के प्रोडक्ट के बराबर आंसर देती है? ये बराबर है डिटर्मिनेंट ऑफ C1 ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय C2। व्हाट इज C1 ट्रांसपोज? इसका ट्रांसपोज जब लोगे तो ये आएगा C1 C2 अप टू Cn, और C2 को एज इट इज लिख दो C1 डैश C2 डैश अप टू Cn डैश। डिटर्मिनेंट ले लें, और इस डिटर्मिनेंट लेने से पहले आपको इन दोनों का प्रोडक्ट करना पड़ेगा। ये क्या बनेगा? C1 C1 डैश C2 C2 डैश प्लस C2 C2 डैश प्लस अप टू प्लस Cn Cn डैश। वही बात कि एक ही एलिमेंट है तो डिटर्मिनेंट वापस वही एलिमेंट आ जाएगा, इसको आप फिल वक्त 1 कहते हैं। तो C1 और C2 का प्रोडक्ट ये इक्वेशन 1 के तहत लिखा गया है। अब मैं C2 और C1 का प्रोडक्ट लिखता हूं। नाउ C2 C1, डेफिनेशन कहती थी कि पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय दूसरा मैट्रिक्स। तो C2 के जो एलिमेंट्स थे उसको मैंने कैसे लिखा हुआ था? C1 डैश C2 डैश, मैंने कॉलम्स रो वाइज लिखा हुआ था। तो अब वो जब ट्रांसपोज लूंगा तो वो इस शेप में चले जाएंगे, और C1 के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ट्रांसपोज C2 के ऊपर है। देन अगेन जब आप डिटर्मिनेंट करोगे तो आपके पास क्या चीज आ जाएगी? C1 डैश C1 C2 डैश C2 प्लस अप टू प्लस Cn डैश Cn। और इसका डिटर्मिनेंट जब करेंगे तो एक ही एलिमेंट है चूंकि, तो चीज रिपीट हो जाएगी, और ये बराबर आएगा इसके, क्योंकि ऑब्वियसली ये सारे रियल नंबर्स हैं तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। इसको आप अगर 2 कहते हैं तो 1 और 2 की राइट साइड्स बराबर है तो लेफ्ट साइड्स भी बराबर हो जाएंगी। तो 1 और 2 से क्या पता चला कि चाहे C1 C2 कर लो या C2 C1 रख लो, आंसर में फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? अब ये बात क्योंकि इन जनरल हो रही है
तो फॉर ऑल C1 C2 बिलोंग्स टू कैपिटल V, सो कंडीशन 3 इज वैलिड या ट्रू। वैलिड भी लिख सकते हैं, ट्रू भी लिख सकते हैं। नाउ कंडीशन नंबर 4, लीनियरिटी इन द फर्स्ट आर्गुमेंट। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, इट्स अ रिक्वेस्ट, तभी तो आपको अगला काम जो है वो नोटिफाई होगा। अब कोई से भी दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स ले लें आप फील्ड के, और क्या था तीसरी कंडीशन में, मैं रिवाइज कर देता हूं, ए यू प्लस बी वी, ठीक है, ए और बी फील्ड के एलिमेंट्स थे, यू वी डब्ल्यू वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स थे। तो यहां से क्या कंडीशन बनाते हो, ए टाइम्स यू कामा डब्ल्यू प्रोडक्ट प्लस बी टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ वी एंड डब्ल्यू, ठीक है। तो आप मुझे 3 वेक्टर्स सपोज करने पड़ेंगे। लेट्स सी, देखते हैं कि ये किस तरीके से चीज आपके पास आती है। एंड 3 वेक्टर्स लेने हैं, C1 C2 C3, ये आपके पास वेक्टर स्पेस के 3 एलिमेंट्स आ गए। ओके, कंसिडर, अब वो जो कंडीशन 4 होती है उसकी लेफ्ट साइड को पहले सॉल्व करता हूं, फिर राइट साइड को सॉल्व करता हूं और दोनों के जवाब बराबर लाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, फील्ड यहां कौन सी रखी गई है, अब हम जानते हैं हम सारा काम फील्ड ऑफ रियल नंबर्स में करेंगे, तो हम R रखते हैं। कंसिडर A C1 प्लस B C2 कामा C3। वो डेफिनेशन ये कहती थी कि प्रोडक्ट कैसे लिखोगे। अब ये एक वेक्टर बनता है, याद रखें कि C1 और C2 2 वेक्टर्स थे, और जब आप उनके साथ स्केलर्स को मल्टीप्लाई करके उन दोनों को ऐड करते हो तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन है 2 वेक्टर्स का, और लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वेक्टर्स इज अगेन अ वेक्टर, ठीक है। 2 वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन हमेशा एक नया वेक्टर बनती है, बिकॉज ये तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन बन रही है कि एक स्केलर एक वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है। और मैं लेक्चर 1 में बता चुका हूं कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या करती है, फील्ड और वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स को डील करके एक वेक्टर असाइन करती है, ठीक है। यानी कि ए C1 भी अब एक वेक्टर है और B C2 भी एक वेक्टर है, और 2 वेक्टर्स का सम भी एक वेक्टर है। इट्स द डिटर्मिनेंट ऑफ A C1 प्लस B C2 ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय C3। ओके, तो अब हम देखते हैं इन चीजों को। डिटर्मिनेंट लिखना है हमको A C1। ओके, अब आपके पास C1 क्या चीज है, C1 है C1 C2 अप टू Cn प्लस B C2। C2 के एलिमेंट्स मैंने कैसे लिए हुए थे, C1 डैश C2 डैश अप टू Cn डैश। ये मेरे पास A C1 प्लस B C2 आ गया, और ये मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है C3। C3 के एलिमेंट्स के लिए C1 डबल डैश C2 डबल डैश अप टू Cn डबल डैश, ये इस्तेमाल कर लो, क्योंकि आर्बिट्रेरी नाम देने हैं, कोई भी हो सकते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ, अब आप जानते हो कोई भी बात रियल नंबर है तो उस मैट्रिक्स से कैसे मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा A C1, और जब अगले एलिमेंट ऐड होगा तो ये B C1 डैश बनेगा, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं B C1 डैश। इसी तरह A C2 प्लस B C2 डैश अप टू A Cn प्लस B Cn डैश। ओके, मल्टीप्लाई बाय, अच्छा इसका ट्रांसपोज होगा, तो अभी लेते हैं ट्रांसपोज, C1 डबल डैश C2 डबल डैश Cn डबल डैश। ओके, डिटर्मिनेंट ऑफ, अब इसका जो ट्रांसपोज है वो कैसे लिखा जा सकता है, A C1 प्लस B C1 डैश। ओके, ये एक एलिमेंट आ गया, इससे अगला एलिमेंट क्या होगा, A C2 प्लस B C2 डैश अप टू फाइनल एलिमेंट, इसमें क्या आएगा A Cn प्लस B Cn डैश। और ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, C1 डबल डैश C2 डबल डैश Cn डबल डैश। अब इस मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करते हैं।
ओके इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ, अब ये क्या मैट्रिक्स बनती है, ये एलिमेंट इससे जरा खाएगा, ये आएगा AC1 प्लस BC1 डैश मल्टीप्लाई बाय C1 डबल डैश। ओके, और अब मैं पहला और आखिरी एलिमेंट सिर्फ इस मैट्रिक्स का लिख रहा हूं, वो थोड़ा सा लेंथी है, आई थिंक ऑब्वियस है। ACN प्लस BCN डैश मल्टीप्लाई बाय CN डबल डैश। तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो वापस आपके पास यही आ जाएगा, अप टू ACN प्लस BCN डैश CN डबल डैश। बेशक आप इसको अगर ओपन करके लिखना चाहें, AC1 C1 डबल डैश BC1 C1 डबल डैश, ये उस मतलब जो आपके पास एक एलिमेंट आ रहा है, ठीक हो गया। सॉरी टू से, आई थिंक थोड़ी सी हमने मिस्टेक की है यहां पर, आपने मल्टीप्लाई करना है तो सम की फॉर्म में आएगा, इसको करेक्ट कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ, तो देखें AC1 प्लस BC1 डैश मल्टीप्लाई बाय C1 डबल डैश प्लस अप टू प्लस, अब करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई होके ऐड होते जाएंगे, और एट द एंड क्या एलिमेंट बचेगा, ACN प्लस BCN डैश मल्टीप्लाई बाय CN डबल डैश। इसका जो डिटर्मिनेंट है वो आएगा AC1 प्लस BC1 डैश C1 डबल डैश प्लस अप टू, वापस वही एलिमेंट रिपीट हो जाएगा आपके पास, ठीक है। फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी आप इसको बेशक मल्टीप्लाई करके प्रॉपरली लिख दें, प्लस अप टू प्लस ACN CN डबल डैश CN डैश CN डबल डैश। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली कंसिडर करें, सिमिलरली अगर आप A टाइम्स आपने जो एलिमेंट्स रखे थे वो क्या था आपके पास, C1 C2 C3 टाइप के थे, तो आप प्लस B टाइम्स C2 C3 इस चीज को कंसिडर करें, तो आप on the similar lines it is determinant of C1 transpose C3 plus B times C2 ट्रांसपोज C3, और आप इसको सॉल्व कीजिएगा, यहां पर डिटर्मिनेंट लें इसका और उसको मल्टीप्लाई कराएं A के साथ, और यहां इसको मल्टीप्लाई करें B के साथ, एग्जैक्टली आपको इसी शेप में चीज मिलेगी, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूं, ये परफॉर्म कीजिएगा इस कैलकुलेशन को, प्लस अप टू प्लस ACN CN डबल डैश BCN डैश CN डबल डैश, इसको 4 का नाम दे दें। तो यहां से क्या चीज पता चली, क्या पता चला, AC1 प्लस BC2 कॉमा C3 इज इक्वल टू A टाइम्स C1 C3 प्लस B टाइम्स C2 C3 for all AB are the field elements and C1 C2 C3 are the elements of vector space. So condition number 4 is true. It implies K set of matrices n cross 1 matrices, okay, वो इनर प्रोडक्ट स्पेस बनती है जब आप ये वाली प्रोडक्ट लेते हैं, is an inner product spaces, is an inner product space, sorry not spaces. इससे नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखते हैं जो कि हमारी एग्जाम्पल 3 होगी।
एग्जाम्पल 3 को प्रिसाइसली स्टेट करते हैं हम, पेज 283 के ऊपर है, आप देख सकते हैं मैथमेटिकल मेथड्स की बुक। लेट V इज इक्वल टू R2, और ऑब्वियसली फील्ड अब कौन सी रखनी है, हमेशा R की रखनी है, यानी कि मैं प्लेन ले रहा हूं, बेसिकली कार्टेशियन प्लेन एक वेक्टर स्पेस है। कार्टेशियन प्लेन इसकी ज्योमेट्री होती है, बेसिकली R2 ऑर्डर पेयर्स है कि जिसमें दोनों एलिमेंट्स R से आ रहे होते हैं। ओके, लेट V इज इक्वल टू वेक्टर स्पेस ऑफ ऑर्डर पेयर्स ऑफ रियल नंबर्स अवर द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, शो दैट कि अगर आप अपना प्रोडक्ट इस अंदाज में लेते हो, U1 V1 U1 V2 माइनस U2 V1 प्लस 3 times U2 V2. Show that for all U which is equals to U1 U2, V is equals to V1 V2. ठीक हो गया? In R2 is an inner product on R2. इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखें, बेसिकली V एक वेक्टर स्पेस है, इसके एलिमेंट्स को वेक्टर्स अब कहा जा सकता है, और फील्ड सेट ऑफ रियल नंबर्स की है, वेक्टर स्पेस ऑर्डर पेयर्स की है। तो इसके कोई से भी दो एलिमेंट्स की प्रोडक्ट जब ऐसे लिखी जाए, अब आप सोच सकते हैं ये U1 V1 क्या है, लेकिन जब U और V R2 में से हैं तो इसका मतलब है दीज आर द ऑर्डर पेयर्स। जब आप Rn के एलिमेंट्स लेते हो तो वो n ट्यूपल्स होते हैं, उसमें n कोऑर्डिनेट्स आते हैं। जब आप R2 में से लेते हो तो उसमें 2 कोऑर्डिनेट्स आते हैं। तो U की मुनासबत से पहला कोऑर्डिनेट U1 और U2 दूसरा कोऑर्डिनेट, और इस तरह V की मुनासबत से पहला कोऑर्डिनेट V1 और दूसरा कोऑर्डिनेट V2। अब अगला सवाल है कि ये U1 U2 V1 V2 कहां से होंगे? बिकॉज U और V R2 से हैं, तो U1 U2 V1 V2 इन चारों को R में से होना चाहिए। ठीक है, बिकॉज ये R क्रॉस R का प्रोडक्ट है, और R क्रॉस R में जो भी ऑर्डर पेयर होगा उसके दोनों कंपोनेंट्स R में से आ रहे होंगे। तो हम साबित करते हैं कि ये जो प्रोडक्ट लिखी हुई है ये एक इनर प्रोडक्ट है। ठीक है, तो चारों कंडीशंस को हम सेटिस्फाई करवाने की कोशिश करेंगे। तो हम थोड़ा सा इसको साइड पे लिख लेते हैं कि ये बेसिकली काम कैसे करेगा, कि U और B की प्रोडक्ट कैसे आ रही है। U1 V1 माइनस U1 V2 माइनस U2 V1 3U2 V2, और यहां पे हम लिखे रहने देते हैं कि U से मुराद U1 U2 है और V से मुराद V1 V2 का पेयर है। तो U और V का जब भी प्रोडक्ट लेंगे तो कैसे लेना है, U को पहले V1 से करवाओ, फिर माइनस करो U1 को इस V2 से करवाओ, ये इस तरीके से चल रहा है। फिर माइनस U2 को V1 से, फिर U2 और V2 मगर साथ 3 लिखना है। तो हम देखते हैं कंडीशन 1, लेट U belongs to R2, that is U is equal to order pair, first component is U1 and second component is U2। इसको आर्ग्यूमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, देन अब हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि U, लें और इस डेफिनेशन के मुताबिक लें, तो आपके पास क्या आना चाहिए, एक नॉन नेगेटिव टर्म आनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं। तो U1 U2 और दूसरा वेक्टर भी U1 U2 है। अब इस डेफिनेशन को अप्लाई करना है, कैसे होगा, पहले U1 को U1 से ही और फिर U1 को U2 से, यानी ये है U1 का स्क्वायर आपके पास, सॉरी अभी आप डायरेक्ट स्क्वायर ना लिखें ताकि आप कंफ्यूज ना हो। U1 और V1 होता था ना, V1 की जगह आपको U1 ही दिया गया है, तो ये U1 मल्टीप्लाई बाय U1 हो जाएगा, माइनस U1 मल्टीप्लाई बाय U2 हो जाएगा। ओके, फिर माइनस U2 और V1 था, तो अब वो आपके पास U2 और U1 बनेगा, और आखिरी टर्म में पॉजिटिविटी और 3 आता था, और U2 V2, तो यानी कि U2 और U2।
ये क्या बन जाता है, u1 स्क्वायर माइनस 2 u1 u2 प्लस 3 u2 का स्क्वायर। अगर हम थोड़ा सा स्क्वायर कंप्लीट करने की तरफ जाएं, a का स्क्वायर माइनस 2a, अगर इस टर्म को b मान लेते हैं तो ये b का स्क्वायर ऐड भी किया और b का स्क्वायर माइनस भी किया, तो आपके पास क्या चीज आ गई। अगर आप इन पहली तीन टर्म्स को अब देख लो तो ये बन गया u1 माइनस u2 का स्क्वायर, और 3 में से जब 1 जाएगा तो u2 का स्क्वायर आएगा। u1 u2 रियल नंबर्स हैं, ये भी एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है, दो स्क्वायर्स का सम हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। ओके, तो यहां से क्या साबित हुआ कि u की प्रोडक्ट u के साथ एक नॉन नेगेटिव टर्म आई है, बिकॉज वो स्क्वायर्स के सम में लिखी जा रही है। दैट इज u comma u is greater than or equal to 0 for all u belongs to R2। इसका मतलब है कंडीशन 1 ट्रू होगी। कंडीशन 2 को देखते हैं, लेट u belongs to R2 be such that एक ऐसा एलिमेंट लें कि जिसकी अपने आप के साथ जो प्रोडक्ट है वो 0 के बराबर हो, और हम यहां से प्रूव करेंगे कि इट हैपेंस इफ एंड ओनली इफ u itself is 0। अब हम जानते हैं कि u से मुराद u1 u2 है, और दूसरा वेक्टर भी अब u1 u2 है। तो ये सिर्फ कब मुमकिन है, जब ये इसकी डेफिनेशन जो लिखी गई है वो भी 0 हो जाए, यानी कि u1 u1 से मल्टीप्लाई होगा तो u1 का स्क्वायर माइनस u2 u1। ओके, यहां से नेक्स्ट क्या लिखा जाएगा, आपके पास क्या चीज आ जाएगी, उसी पैटर्न पे आप देख लेंगे, माइनस u2 u1, पहले u1 u1 से, ओके, देन थोड़ा सा इसको देख लेते हैं हम, ये तरतीब डिस्टर्ब हुई है, u1 u1 से, फिर u1 u2 से, फिर नेक्स्ट इस u2 को u1 से, आपके पास ये चीज आ गई, और एट द लास्ट प्लस 3, और जो u2 दो बार आ रहा है ये 0 हो गया। अब इससे क्या मुराद है, इफ एंड ओनली इफ u1 स्क्वायर माइनस 2 u1 u2 प्लस 3, तो ये अगेन वही टर्म बन गई। तो इसको आपने कैसे सिंप्लीफाई किया था, पिछले प्रॉपर्टी के अंदर ये बना था u1 माइनस u2 का स्क्वायर जमा 2 u2 का स्क्वायर। ओके ना, अब ये दो स्क्वायर्स का सम है, ये सिर्फ और सिर्फ कब 0 होगा, जब u1 माइनस u2 का स्क्वायर भी 0 हो और ये टर्म भी 0 हो। अब ये 2 तो 0 हो नहीं सकता, यानी कि u2 का स्क्वायर 0 हो जाए। ओके, इफ एंड ओनली इफ कोई भी स्क्वायर कब 0 होता है, जब उसके इनसाइड जो लिखा गया है वो खुद 0 हो, और अब u2 0 है, इफ एंड ओनली इफ u1 इज इक्वल टू u2 एंड u2 इज इक्वल टू 0। क्योंकि u2 0 है तो यहां से आप क्या लिख सकते हो कि u1 u2 के बराबर होने की वजह से, और u2 आगे 0 है तो ये ओवरऑल चीज लिखी जा सकती है। तो u1 भी 0 है, u2 भी 0 है, इसका मतलब ये है, और ये बेसिकली 0 ऑफ वेक्टर स्पेस की फॉर्म में लिख दिया जाएगा। ठीक हो गया, तो क्या पता चला हमारे पास, दैट इज ये प्रोडक्ट 0 आती है सिर्फ और सिर्फ कब, जब एक चीज का फर्क करना है, ये 0 जो है वो 0 है फील्ड का, और ये 0 जो है ये 0 वेक्टर है, यानी ये 0 ऑफ वेक्टर स्पेस है। आपकी जो वेक्टर स्पेस है वो अबेलियन ग्रुप के लिहाज से एडिशन के लिहाज से अबेलियन ग्रुप बनाती है। तो
तो उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एडिशन के लिहाज से मौजूद है और उसी को जीरो ऑफ वेक्टर स्पेस कहा जाता है। तो ये कंडीशन 2 भी आपके पास ट्रू हो गई। नेक्स्ट इज इसी की जो कंडीशन 3 होती है आपके पास कि u, v करो या v, u करो, तो u कितना लिया गया है, u1 v1, v कितना लिया गया है, u1 u2 v1 v2। तो ये प्रोडक्ट कैसे डिफाइन की गई है, दिस इज u1 v1 माइनस u1 v2 माइनस आई थिंक u2 v1 प्लस 3u2 v2। लेट मी चेक इट, माइनस u1 v2 माइनस u2 v1। तो कंडीशन 3, तो थोड़ा सा प्रिसाइसली लिखते हैं, लेट u, v बिलोंग्स टू R2। ठीक हो गया, बी सच दैट u is equal to u1 u2 and v is equal to v1 v2। देन आपके पास u और v की प्रोडक्ट कैसे आएगी, दिस विल बी u1 v1 u1 v2 u2 v1 प्लस 3u2, ये तो आपको गिवन थी। एंड अब अगर मैं v और u का प्रोडक्ट करूं, ठीक है, अगर मैं v और u का प्रोडक्ट करूं और इसी डेफिनेशन को माइंड में रखते हुए करूं, तो वो क्या बनना चाहिए, जब आप u और v को करते थे तो पहले u1 को v1 से और फिर u1 को v2 से। अब मैं यहां लिख देता हूं कि हम क्या टेक्निक लगाते हैं। पहले क्योंकि v आ गया है और बाद में u आ गया है, तो पहले v1 को u1 से करेंगे और फिर v1 को u2 से करेंगे। तो ये क्या बनेगा, v1 u1 माइनस v1 u2 माइनस v2 u1 और एट द एंड प्लस 3v2 u2। अब v1 u1 को वापस u1 v1 भी लिख सकते हैं, v1 u2 को वापस u2 v1 भी लिख सकते हैं और v2 u1 को वापस u1 v2 भी लिख सकते हैं, बिकॉज दीज आर ऑल रियल नंबर्स, प्लस 3u2 v2। अगेन आप देख सकते हो ये तो एग्जैक्टली वही चीज लिखी हुई है, तो यहां से ये बराबर आ गया u, v के। तो कंडीशन 3 भी आपके पास सेटिस्फाई हो गई, बिकॉज जगह चेंज करने से आंसर पे फर्क नहीं पड़ता। कॉन्जुगेट की चीज को वहां देखते हैं जहां आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट को डिस्कस कर रहे होते हैं। ओके, फाइन, दैट इज u, v is equal to v, u for all uv belongs to R2। Now condition number 4, let, अगेन मैं इसकी एक साइड सॉल्व कर दूंगा, दूसरी साइड को आप खुद ट्राई कीजिएगा। let av belongs to the field elements and or the field elements, u, v, w belongs to the vector space। तो जो आपने कंडीशन बनानी होती है कंडीशन 4 के अंदर, उसमें a u प्लस b v w रखा जाता है, ठीक है। अब u को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, u1 u2 से, b को कैसे किया गया है v1 v2 से, और w को कैसे किया जाता है आपके पास w1 w2। ये किसी वजह से मैं लिख रहा हूं ताकि मेरे पास एक सिचुएशन मुझे नजर आ जाए कि मेरे कैसे मैंने इस प्रोडक्ट को उस डेफिनेशन के मुताबिक लिखना है। a u1 a u2 ये पेयर आ गया, प्लस b v1 b v2, ठीक है। ये पहला आर्ग्यूमेंट है, कॉमा दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या है, w1 w2। तो जब ऑर्डर पेयर्स को ऐड करते हैं तो कैसे ऐड करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स a u1 प्लस b v1, a u2 प्लस b v2, कॉमा w1 कॉमा w2।
इस इनर प्रोडक्ट को हमने लिखना है। अब हम रिमाइंड करते हैं कि हमारी टेक्निक क्या होती थी। जब U1, U2 और V1, V2 आपस में डील होते थे तो हम U1 को दोनों से करते थे, फिर U2 को पहले इससे, फिर U2 को V2 से और साथ ही मल्टीप्लाई करके और साइन एडिशन का आता था। अब हम देखते हैं कि यहाँ किस तरीके से चीजें बनेंगी। ओके, इज इक्वल टू U1 V1। अच्छा, तो इसका मतलब A U1 प्लस B V1 को W1 से पहले करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, A U1 प्लस B V1 मल्टीप्लाई बाय W1 माइनस इसी एलिमेंट को आखिरी वाले के साथ A U1 प्लस B V1 W2 माइनस A U2 प्लस B B2 मल्टीप्लाई बाय W1 प्लस 3 और आखिरी दोनों को 3 टाइम्स A U2 प्लस B V2 इंटू W2। तो ये सॉर्ट ऑफ सिंप्लीफिकेशन हो गई लेफ्ट हैंड साइड की। ओके, तो इसको आप बेशक यहीं पे कह दें, आपके पास ये, इसको इक्वेशन 1 कह दें। अब उसकी राइट साइड क्या होती है, नाउ कंसिडर, टारगेट होना चाहिए कि A टाइम्स U W प्लस B टाइम्स V W, ठीक है, ये भी इसी के बराबर आ जाए समहाउ। तो अब हम देखते हैं, अब U क्या चीज है, U1 U2 है और W क्या है, W1 W2 है, जमा B टाइम्स V1 V2 है, W क्या है, W1 W2 है, इज इक्वल टू, ओके। अब ये प्रोडक्ट हो जाएगी इन दोनों की और उसको वो डेफिनेशन लगानी है। देखते हैं ये क्या बनेगा। देखें, U1 को पहले W1 से करना चाहिए, वो डेफिनेशन दिमाग में ले आए जो आपने स्टार्ट में स्टेट की थी, माइनस U1 W2 माइनस U2 W1 प्लस 3U2 W2 प्लस B टाइम्स V1 W1 माइनस V1 W2 माइनस V2 W1 प्लस 3V2 W2। ओके, तो ये हमारे पास चीज आती है। अब क्या ये इसके बराबर बनती है, आप देख सकते हैं। अब देखें, अगर आप पहली टर्म को देखें तो ये A U1 होगा और ये B V1 होगा और दोनों में W1 है। तो यहां से मैं चाहूं तो ये चीज लिख सकता हूं ऐसे। अब नेक्स्ट जो टर्म है उसमें A U1 है और यहां B V1 है, A U1 प्लस B V1 मल्टीप्लाई बाय W2, दोनों के साथ बाहर W2 आ रहा है। तो ये बड़े स्टैंडर्ड तरीके से चीजें चल रही हैं। A टाइम्स U2 प्लस B टाइम्स B2 मल्टीप्लाई बाय W1, तो तीसरी टर्म बन गई। और इसी पैटर्न के ऊपर आप आखिरी टर्म में देख सकते हो कि 3 भी बाहर आ जाएगा और बाकी क्या है, बाकी आपके पास A U2 प्लस B V2 और एक W कॉमन आता है तो उसको इस फॉर्म में लिख दो बेशक। तो दिस इज योर इक्वेशन 4, सॉरी दिस इज योर इक्वेशन 2। तो 1 और 2 सेम हो गई हैं इनकी राइट साइड्स। तो 1 और 2 से आप क्या लिख सकते हो, बाय 1 एंड 2 A U प्लस B V W बराबर है A टाइम्स U W प्लस B टाइम्स B W के फॉर ऑल A B belongs to field and U V W are the elements of vector space. That is condition 4 is true. कंडीशन 4 आपके पास ट्रू हो गई है। कंडीशन 4 is true since all
conditions are satisfied, therefore R2 under this inner product is an inner product space. This is the end of example number 2. एग्जाम्पल 3 को हम वेरी क्विकली देख लेते हैं, और उसको बुक में वो सॉल्व नहीं है, हम इसको वेरी क्विकली सॉल्व कर लेते हैं. एग्जाम्पल 4. आपकी वेक्टर स्पेस क्या है? अब ये वेक्टर स्पेस है, इसमें कोई अब शक नहीं है. हमें वेक्टर स्पेस प्रूव नहीं करनी है, हमें उस पर इनर प्रोडक्ट लानी है. लेट V बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल रियल वैल्यूड, और वो फंक्शंस कंटिन्यूअस भी हैं. रियल वैल्यूड से मुराद उनके आंसर्स रियल नंबर्स हैं, और रियल वैल्यूड वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शंस ऑन द इंटरवल. इंटरवल से यहां मुराद क्या है? ए ऑन द इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी, यानी ए और बी के दरमियान सारे पॉइंट्स आ गए. देन फॉर, तो कोई से भी दो एलिमेंट जब वेक्टर स्पेस के लिए जाएं तो इनकी जो प्रोडक्ट है वो डिफाइन कैसे करता है? इंटीग्रेशन है वो ए से बी तक, किस किस की? एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी की. टी वेरिएबल है दोनों फंक्शंस का. कहता है कि ये जो है वो एक इनर प्रोडक्ट है वी के ऊपर, इज एन इनर प्रोडक्ट ऑन वी. और उसने लिख दिया कि वी लेफ्ट इट एज एन एक्सरसाइज, यानी कि रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शंस किसी भी क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर जब लिए जाएंगे तो उनकी स्पेस भी, जो उनका सेट है, वो भी एक वेक्टर स्पेस होता है. और उस वेक्टर स्पेस पे इस अंदाज में जब प्रोडक्ट ली जाए तो वो एक इनर प्रोडक्ट बनेगी. यानी कोई से भी दो वेक्टर्स की, यानी अब फंक्शंस ही वेक्टर्स बन जाएंगे ना, कोई से भी दो फंक्शंस की इनर प्रोडक्ट कैसे होगी? उन दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रल, उन दोनों के प्रोडक्ट को इंटीग्रेट करें तो वो आपको एफ और जी की इनर प्रोडक्ट दे देगी. और ये इंटरवल ए बी पे डिफाइन होने से क्या मुराद है? कि ये फंक्शन की डोमेन है. तो कंडीशन 1 देखते हैं. कंडीशन 1 में प्रूव करना है कि अपने आप के साथ किसी भी जो इनर प्रोडक्ट होगी वो नॉन नेगेटिव होगी. सबसे पहले एक चीज देख लें कि किसी भी फंक्शन की जो इंटीग्रेशन होती है वो आपको क्या देती है? इज एरिया अंडर द कर्व. कर्व से मुराद उस फंक्शन का ग्राफ है. इज एरिया अंडर द कर्व एंड above x axis between x is equals to a and x is equals to b. यानी कि अगर आपके पास कोई भी आपका एक फंक्शन है, उसका ये ग्राफ आपके पास आ रहा है, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी. अगर आप इस फंक्शन को इस इंटरवल के तहत ए से बी तक इंटीग्रेट करते हैं तो वो आपको ए से बी के दरमियान वो वाला एरिया दे रहा होगा जो इस कर्व और एक्स एक्सिस से ऊपर इनक्लोज हो रहा है. ठीक है, दैट्स द पॉइंट कि ये वो एरिया होता है जो एक्स एक्सिस से ऊपर हो और कर्व से के ग्राफ, फंक्शन के ग्राफ यानी कि कर्व से नीचे हो, और ए से बी तक, ए से बी के दरमियान में हो, बिटवीन एक्स इज इक्वल टू ए एंड एक्स इज इक्वल टू बी. ठीक है, अगर आप लेट सपोज कोई पॉइंट ए डैश आगे लेते हो तो अब आपका जो एरिया है वो यहां से स्टार्ट होगा. तो दैट्स द पॉइंट. ये इंटीग्रेशन की ज्योमेट्री है. सो व्हाट वी आर टू डू,
तो हमें प्रूव करना है कि किसी फंक्शन का अपने आप के साथ जब प्रोडक्ट लिया जाएगा उस गिवन प्रोडक्ट के तहत, तो वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए. लेट f बिलोंग्स टू दी वेक्टर स्पेस, यानी कि अब f जो है वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है. इसका मतलब ये एक फंक्शन है जो क्लोज इंटरवल ए पी पे वेल डिफाइंड है. और sorry to say, electricity has been filled, so we have to conclude our lecture over here. Thank you.